हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी 10th नवंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैड एक्सिक्यूट प्रीवियस ईयर स्ट्रीक डे 7 है। टॉपिक्स आपको पता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए हैं इन लास्ट 15 to 20 ईयर्स, उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ जो TDF है आपको पता है, उसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है आज का। एंड देन वी हैव करेंटली इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है जिसे हम कवर करेंगे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। जो मैड एक्सिक्यूट PYQ स्ट्रिक डे 7 है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए और ये बेसिक सोर्स, इसका सोर्स बेसिक सोर्स बिल्कुल आपको पता होता है। आपका जो बुक आप जो फॉलो करते हो, चाहे ब्लू बुक हो या लक्ष्मीकांत हो, ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू लग सकता है उस पर। देन वी हैव द सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि COM के बिना एडवाइस के ही प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं है, आपको ये अटेम्प्ट करना है। क्या लिखना है? स्ट्रीक डे 7 एंड स्टार्ट। मतलब टोटल 13 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि कितने करेक्ट हैं हमें ये बताना है, वही पेयर वाला कह लो, ओनली वन ओनली टू। सो इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court of India, all acts done by him her in the performance of the duties of his her office president before the date। so अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को void घोषित कर दिया जाता है, सपोज दैट कोई प्रेसिडेंट है फॉर 3 years, ठीक है, और 3 साल के बाद जब वो कार्यकाल उनका चल रहा होता है तो उनके कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलती है कि ये वाइड है। तो उन 3 सालों में जो उन्होंने डिसीजन लिया है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो वाइड हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ये आपको डिसाइड करना है। सही है ये स्टेटमेंट, गलत है? it should be decided by you only। Then we have election for the president of the election for the post of the president of India can be postponed on the ground of that some legislative assemblies have been dissolved। मतलब कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, या उसका इलेक्शन होने वाला है, तो उसकी वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिले किया जा सकता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limit। so जब कोई भी बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो, ठीक है, सो जब वो उसको प्रेजेंट किया जाता है तो उनके प्रेसिडेंट को ना साइन करने के लिए, रेटिफाई करने के लिए कह लो, या उसको एसेंट देने के लिए टाइम लिमिट कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, आपको डिसाइड करना है आउट ऑफ दिस 3। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब बिल, इसमें से वही करेक्ट कितने हैं हमें चूज करना है। और यहाँ पे ध्यान देना कि ये गलत, इस ऐसे ऑप्शंस में क्या होता है, हमें सतर्क ये रहना चाहिए, अटेंटिव ये रहना चाहिए कि कहीं एक भी स्टेटमेंट गलत निकल जाए ना, तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली बन सकता है। यहाँ यूपीएससी आपको ना एक तरह से बचाता है, आपकी जान बचाता है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, प्योर नॉलेज ही चाहिए उधर। बट इधर क्या है कि आपको एक ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लोगे तो इजी हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे तरीके के बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, फाइनेंस बिल, दो तरीके के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, या ऑर्डिनरी बिल होता है। तो इन चारों बिल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, क्या उसमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की? आपको ये बताना है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मतलब सही है गलत है, इट शुड बी डिसाइडेड बाय यू। देन द सेकंड स्टेटमेंट इज, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give assent। मतलब कि उनको साइन करना ही पड़ेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द Lok Sabha and the Rajya Sabha of a special majority and there is no provision for joint sitting। so ज्वाइंट सिटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों बिल पास कराना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होता है ना स्पेशल मेजोरिटी।
सो दिस थिंग शुड बी फॉलोड व्हेन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो। तो आउट ऑफ दिस थ्री आपको चूज करना है, तीनों सही है या दो कौन से सही हैं, इट इज अप टू यू। देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो वोट डालते हैं इलेक्टेड एमएलए, आपको पता है उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट स्टेट्स। ओके, एंड देन the value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of Rajya Sabha। MP जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा राज्यसभा के हैं, तो उनके वोट में डिफरेंशिएशन होता है, वैल्यू डिफरेंट होती है। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपको डिसाइड करना है। देन वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्पेयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज और ओन डिस्क्रिशन। सो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशली बताती है, मतलब एक्सप्लिसिटली बताती है कि कहीं कहीं गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। ठीक है, वो अपने डिस्क्रिशन से डिसीजन ले सकते हैं, अपने मन से, सीओएम की एडवाइस नहीं चाहिए। देन वी हैव द सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ हिज ओन और रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। सो प्रेसिडेंट ही बोल सकते हैं कि कुछ बिल्स जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं इसको आप रिजर्व कर दो, गवर्नर की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा होता है नॉर्मली? आपको बताना है दोनों में से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। देन दिस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है क्योंकि ये ओरिजिनल मैंने जो भी यूपीएससी की वेबसाइट है उससे उठाया है, तो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज़ द ड्यूटी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। सो प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि इन सारे रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स जो है ना, उसको पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस फोर आपको चूज करना है। ठीक है, ध्यान से, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये भी मतलब कि सबमिट करना है या प्रेजेंट करना है। देन वी हैव द थर्ड की रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके रिपोर्ट्स को भी प्रेसिडेंट की ही ड्यूटी बनती है। एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, ये भी प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है। आपको आउट ऑफ दिस फोर बताना है, एंड ऑप्शंस पे ध्यान रखिएगा कि बस 1 है, 2 and 4 है, 1, 3 and 4 है, मतलब कि यहाँ पे 2 को हटा दिया गया, चारों है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है ना क्या करेंगे, चारों मारेंगे। आपको डिसाइड करना है क्या करना है। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट, प्रेसिडेंट जो है ना मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ among ministers of said businesses। so the thing is, प्रेसिडेंट जो है ना वही रूल्स बनाते हैं, कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो सके ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग इज फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स, उन जो ट्रांजेक्शन बिजनेसेस है ना उनको मतलब कि कन्वीनियंट हो, मिनिस्टर्स के अमंग में इसको बांटा जाता है। ठीक है, देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लिए जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कितने सही हैं कितने गलत हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रोरोगेशन, अब पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, बट प्रेसिडेंट यहाँ पे इन्वॉल्व थे इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो ये डिस्क्रिशनरी पावर है क्या प्रेसिडेंट का, प्रोरोग करना हाउस जो है, पार्लियामेंट्री हाउस जो है, चाहे लोकसभा राज्यसभा। सेकेंड थिंग इज प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सीने डाई। ठीक है, जो स्थगित किया जाता है, अनिश्चितकालीन स्थगित किया जाता है, जो स्पीकर होते हैं हाउस के, मतलब कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। सो हाउस एडजर्न होने के बाद सीने डाई, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द, जो प्रोरोगेशन होता है वो सीने डाई के लिए जब हाउस को जो है एडजर्न किया जाता है, स्थगित किया जाता है अनिश्चितकालीन समय के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, तो उसके बाद प्रोरोगेशन होता है हाउस का। एंड इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये है
क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ COM. ठीक है, ये है आपका तीसरा सेंटेंस स्टेटमेंट कि डिसोल्यूशन जो होता है लोकसभा का इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द मैक्सिमम टाइम जो है ना COM के एडवाइस पे ही करता है. ठीक है. नाइन्थ क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब लेजिस्लेटिव असेंबली को सेंटर में रखना है. यहाँ पे हमने पार्लियामेंट को सेंटर में रखा था. और पावर्स हम देखेंगे गवर्नर का. गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर. ऐसा कुछ होता है क्या? कस्टमरी एड्रेस जो है वो करते हैं गवर्नर फर्स्ट सेशन जब होता है किसी साल का. ठीक है. व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर. सो स्टेट लेजिस्लेचर के पास अपना रूल नहीं है खुद का, तो वो लोकसभा को फॉलो करता है. ठीक है. 10th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट. 3 चीजें हैं. आउट ऑफ 4 ना हमें बताना है कि किसका ये रिकमेंडेशन था. सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर जो बॉडीज बनाई गई है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है कि गवर्नर को सेंटर में रखते हैं. एंड द थिंग इज शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट. पहली बात वो स्टेट के बाहर होने चाहिए, एमिनेंट होने चाहिए एंड डिटैच्ड फिगर होनी चाहिए विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स. सेकेंड थिंग एंड शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन द पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट. ये 3 चीजें हैं, कंडीशंस उन्होंने डाली. जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो आउट ऑफ दिस 4 कौन से ने रिकमेंड किया था आपको ये बताना है. यहाँ पे प्योर नॉलेज ही चलेगा. देन वी हैव जो मतलब कि हाँ प्रिविलेजेस मिला है गवर्नर और राष्ट्रपति को, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल की बात नहीं हो रही है, क्रिमिनल की बात हो रही है, नहीं चलेगी जब वो ऑफिस में होंगे गवर्नर, मतलब कि उनका कार्यकाल चल रहा होगा. देन सेकेंड थिंग इज इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस. मतलब कि उनको जो मतलब प्रिविलेजेस के साथ साथ जो इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो वो ना डिमिनिश नहीं किया जाता जब वो ऑफिस में रहेंगे. ये दोनों स्टेटमेंट आपको डिसाइड करना है. 12th क्वेश्चन ऑफ द डे with the reference to the Indian polity consider the following statements. The governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of his powers and duties. ठीक है, गवर्नर answerable नहीं है जो वो डिसीजन लेता है, पावर अपना एक्सरसाइज करता है, ठीक है, किसी भी कोर्ट में. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड. यही सही सेम है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे. ड्यूरिंग हिज ऑफिस, यहीं से डिसाइड कर लो आप दोनों में से कौन सा है. एंड थर्ड थिंग इज the members of a state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect. यहाँ पे members of state legislature हो गया, तो वो हाउस में क्या बोलता है ना विद इन द हाउस, उस पर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी किसी भी कोर्ट में. ये है जो MLAs होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनके प्रिविलेज के बारे में. यहाँ पे किसके प्रिविलेज के बारे में था? गवर्नर के. ओके. And then we have the last question of the day. Out of these 4 statements, कौन सा सही है? In India, the same person cannot be appointed as the governor for 2 or more states. आपको डिसाइड करना है सही है गलत है. मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक ही इंसान को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है. Then the judges of the High Court and the states in India are appointed by the governor of the state. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से गवर्नर हाई कोर्ट के जो है जजेस को नियुक्त करते हैं. ये स्टेटमेंट सही है गलत है आपको डिसाइड करना है. देन नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ. अच्छा, जो गवर्नर को रिमूव किया जाता है उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. सही है गलत है आपको डिसाइड करना है. द फोर्थ स्टेटमेंट इज इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड. जहाँ भी यूटी है और वहाँ लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना वो जो है अपॉइंट करता है CM को उन लेजिस्लेचर में. 3 ऐसे लेजिस्लेचर है हमारे पास अभी, लक्षद्वीप,
पुडुचेरी, देन वी हैव दिल्ली एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलते हैं हम वन बाय वन, सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया, समझ लिया, अटेम्प्ट करते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर लूँ। और ये सारे बच्चों से अनुरोध है कि यू गाइज शुड डेफिनेटली कमेंट और लाइक भी करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लगता है पसंद नहीं आ रहा है ये करंट अफेयर्स में जो मैंने ये इंक्लूड किया है। नहीं आ रहा है क्या सच में? बंद कर दूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज ऑफ पार्डनिंग पावर से रिलेटेड था। एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। तो जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 72, राइट, तो ये जो है ना, इस पर सब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या है पता है ना? तो हाँ, ये यस इट इज ट्रू। इपीरू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में ये क्लियर हुआ था, मतलब ऐसा जजमेंट आया था कि जुडिशियल रिव्यू पार्डनिंग पावर पे लग सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट, क्या वो सीओएम की एडवाइस के बिना डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ये भी गलत है। मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989, ठीक है, दोनों सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आए हैं। आर्टिकल मतलब मैं वैल्यू आपकी इनरिचमेंट करा रहा हूँ, साथ साथ मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ। आर्टिकल बता दिया, जजमेंट्स बता दिया, तो इससे मदद मिलती है। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा, ये गलत है। आर्टिकल 71 क्लॉज 2 आप पढ़ लेना। जो भी डिसीजन लिए गए हैं ना, उसको नहीं बदला जा सकता, मतलब उसको वाइड नहीं माना जा सकता। बदला तो जा सकता है, बाद में नए प्रेसिडेंट आएंगे, अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, बट वाइड नहीं माना जा सकता है। ठीक है, देन वी हैव द सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट, इन ग्राउंड्स पे तो पोस्टपोन होने से रहा, क्योंकि हमारे पास करंट में हम पढ़ते हैं ना, जम्मू कश्मीर में 4 सालों से लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं थी। ठीक है, फिर इलेक्शंस हुए, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में हुए थे कि नहीं? तो कहाँ उसको डिले किया गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को? तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट, क्या टाइम लिमिट बांध रखा है किसी भी बिल पे? बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं कुछ नहीं कहा है इस पर। तो तीनों गलत हैं, डी होगा। और इसका ये फर्स्ट सही है ना? हाँ, फर्स्ट होगा। ओके, बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द, ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है, और ये गलत है तो बाकी दो सही होंगे। और इसको लेकर जो है सेकेंड स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं और क्लैरिटी आएगी। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट। यस, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था। टाइम नहीं लिमिट है, टाइम वाइम लिमिट नहीं है, जैसे हम क्वेश्चन हमने किया ये वाला, बट जो है साइन करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में इसको मतलब कि लाया गया। ठीक है, सो फर्स्ट अगर गलत है, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, तो बाकी बचते हैं 2-3। ठीक है, देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट। यस, पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एमएलए से तय होता है एक एमएलए का वोट इन ए पार्टिकुलर स्टेट, और उन्हीं को जब सम कर दिया जाता है और नंबर ऑफ एमपी जो है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में, इनको डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक जो है एमपी का वोट आ जाता है। तो ये एमपी का साथ में लिया जाता है लोकसभा राज्यसभा, तो ये स्टेटमेंट इज गलत एंड फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, Constitution explicitly mentions that in certain spheres the governor of state acts in his own discretion. Yes, सही है। स्पेशली जैसे कि बिल को जो है रिजर्व करना हो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, आर्टिकल 201 पढ़ना चाहिए। देन वी हैव जो हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, तो वहाँ भी रिकमेंडेशन जो है ये भेजा जाता है टू द प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर। तो ऐसे पावर्स दिए गए हैं कि वो मतलब ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर मिला है गवर्नर को। ठीक है, देन वी हैव प्रेसिडेंट जो है ना, वो बिल रिजर्व करने के लिए खुद बोल सकते हैं, मतलब कि ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऐसा होगा नहीं, ये गलत है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में ना प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि हाउस में वो इन रिपोर्ट्स को दे, मतलब कि
प्रेजेंट करवाए, ठीक है, खुद नहीं करते हैं, भेजते हैं किसी के थ्रू। सो इसमें ये जो रिपोर्ट है ना पब्लिक अकाउंट्स, इसको छोड़ दो तो बाकी चार सही है, वो बहुत फैक्चुअल है। बट एक चीज़ याद रखना, जब किसी नेशनल कमीशन ऐसी आएगी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, जैसे NCBC, NCST, NCSC, तो यस उनके रिपोर्ट्स तो डेफिनेटली होंगे। तो बाकी ये याद रखने की चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट है, बट अगेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 2 3 4 सारे मार के आएंगे, बट यही है PYQ से आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट, डेफिनेटली बनाते हैं, आर्टिकल 77 क्लॉज 3 पढ़िए। एंड देन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ये तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, आप सबको पता होगा। और ये आर्टिकल 77 के क्लॉज 2 में देखो, 77 क्लॉज 3 एंड 2 पे क्वेश्चन सीधा आया है, ठीक है, एक आर्टिकल को पकड़ा गया है, बट ये रेयर होता है, इधर वाले आर्टिकल्स को पकड़ते हैं। ओके, अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल नहीं। सारे डिसीजंस, लगभग सारे डिसीजन, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन को छोड़ दो तो सारे डिसीजंस जो है ना COM के एडवाइस पे लिया जाता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स से ना इस चीज़ को पुख्ता किया गया, ठीक है। सो ये गलत है। देन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सीने डाई, ठीक है, हाँ ये सही है। और 2 या 3 दिनों के अंदर करते हैं नॉर्मली, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है ना हाउस को प्रोरोग करते हैं। ओके, देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट, उससे भी हाँ, तो डिजोल्यूशन जो है ना, ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और फर्स्ट इज रॉन्ग एंड आई थिंक सेकेंड, हाँ सी होगा 2 and 3, ओनली 2 तो है नहीं, 2 तो बिल्कुल सही है और 3 भी है सही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस, बिल्कुल हर साल के पहले जो है सेशन में, और जब नई जो सरकार बनती है तब के सेशन में भी करते हैं, और ये प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर दोनों करते हैं, बिल्कुल सही है, प्योर बेसिक है। एंड व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव रूल, हाँ ये भी होगा, नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं, तो ये सही है। और इसमें सरकार या कमीशन होगी। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यस, आर्टिकल 361 अगर पढ़ोगे तो राष्ट्रपति और गवर्नर के पास ये प्रिविलेज है, और ये भी है अलाउंसेस और एम्यूलमेंट्स को डिमिनिश नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 158, ठीक है, तो दोनों सही हैं। Then we have the 12th question, with reference to the Indian polity, consider the following statements. The governor of a state is not answerable to any court, हाँ बिल्कुल आर्टिकल 361 में ही ये है। देखो ये 361 प्रिविलेजेज जो है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये थीम आप पकड़ सकते हो। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ये भी सही है, ये तो हमने यहाँ देख ही लिया। एंड द थर्ड वन इज यस, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं या लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, या आप आ जाओ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, वो जो विद इन द हाउस कुछ बोलते हैं ना प्रोसीडिंग्स के दौरान, उस पर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों सही है, डी होगा। एंड इसका ना सीधा है, नो प्रोसीजर हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के मतलब कि ये पोस्ट होता है, तो यस ये सी होगा। आप लोग बिल्कुल बताना कितने सही हुए कितने गलत हुए। 7th डे है, बहुत कुछ सीखा होगा। चलते हम आज के करेंटली पे। पहला आर्टिकल जो है वो पता है आप लोगों को, थोड़ा बहुत न्यूज़ मिल ही गया होगा कि 2 हेल्ड इन गुजरात ओवर अ टेरर कॉन्स्पिरेसी केस। वैसे हम इसको GS जो है 3 इंटरनल जो सिक्योरिटी उस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं, बट मैं उतना इसको नहीं ले जाना चाहता हूँ, बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। सिंपल है, एक केमिकल जो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रेसिन इज़ अ हाईली टॉक्सिक प्रोटीन, मतलब ये ना इसको यूज़ करने वाले थे, मतलब गुजरात ATS ने पकड़ा 3 इंडिविजुअल को, हैदराबाद बेस्ड हैं, एक उसमें डॉक्टर हैं, तो ये प्लान कर रहे थे अटैक्स करते, तो बायोलॉजिकल जो है ना अटैक की तैयारी की जा रही थी, उसमें इस केमिकल को यूज़ करना था, ठीक है। अब हम इस केमिकल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रेसिन जो है ना हाईली टॉक्सिक प्रोटीन है, नेचुरली प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ जो कास्टर जो प्लांट होता है उसके अंदर आपको ये मिलेगा, और ये यूज होता है, आपको पता है, दिस हैज बीन यूज्ड इन द ये हेयर ऑयल वगैरह जो बनता है ना, उसमें भी इसको यूज किया जाता है, कैस्टर ऑयल को। सो माई पॉइंट इज, इवन स्मॉल अमाउंट्स कैन कॉज सीवियर इलनेस और डेथ इफ ingested, inhaled or
इंजेक्टेड, इतना पॉइजनस है ये कि स्मॉल अमाउंट भी आप अगर इसको इनहेल करते हो, आपके डाइजेशन प्रोसेस का मतलब उसमें आप खाते हो, अगर चला गया पेट में, स्टोमक में, और इंजेक्ट करते हो तो बहुत खतरनाक है। करता क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं कि इट्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सेलुलर जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, इसी को ये रोक देता है, ठीक है। इट डैमेजेस राइबोसोमल जो आरएनए है एंड कॉजिंग सेल डेथ। फाइन, समझ गए। और ये प्लांट प्रोटीन है, समझ लो, प्लांट से बोला ना, कैस्टर प्लांट। सो आपको समझ आ गया होगा, बेसिक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लिख लेना क्या है ये रेसिन, और उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। चलते हैं आगे, सेकेंड आर्टिकल पे आते हैं। इसको मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल भी मैं कह सकता हूँ। इसका रीजन सिंपल है कि एक सुंदर सा आर्टिकल आज हिंदू में आया कि जो बच्चे एबेंडोन्ड हैं एंड रेफ्यूज के लिए वो इधर उधर भटकते हैं, तो उनके लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस वो बहुत बड़ा मतलब कि सेवियर के तौर पे आ रहा है। और बहुत सुंदर, ये आप देख सकते हो ना, करण नाम से एक बच्चे का यूज़ किया गया। ऐसे ही हम ना ऐसे में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि कैसे वो आया था और अभी वो रग्बी प्लेयर बन गया। आप अगर पढ़ोगे तो कैसे उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। सो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की लीगल स्टेटस देखते हैं, एक दो डेटा देखेंगे ना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो किया जा रहा है, ठीक है, बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। सो लीगल फ्रेमवर्क अगर देखें तो डिराइव फ्रॉम जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 से ही ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इसी के बेसिस पे बनाए गए हैं। मैंडेट क्या है कि अंडर सेक्शन 5053 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड, क्या करते हैं, इसका क्या रोल है, food, shelter, clothing, education, vocational training, medical care and counseling, and rehabilitation and social reintegration for children in the need of care and protection। ठीक है, सिंपल है कि खाना मतलब रोटी कपड़ा मकान टाइप का, और रिहैबिलिटेशन जो है ना, और मतलब उनको एक तरह से प्रिपेयर करना, उन बेटर लाइफ वो जी पाए, ठीक है। ओवरसाइट सुपरवाइज इसको करती है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब डेटा क्या है, ये रहा डेटा। सो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2023, इतने सारे चिल्ड्रन वेंट मिसिंग, मतलब अराउंड 5000 के आसपास, एंड रिकवरी रेट नियरली 70% रही है उनकी, 30% मिले ही नहीं। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड लाइन 1098 पे आप कॉल कर सकते हो ऐसे बच्चों को जो लाइफ में इस तरह से फंसे हैं, एंड विद द 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन टू स्ट्रीमलाइन चाइल्ड रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी किया है। सो इसको आप मीन्स के आंसर में ना गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जो है जारी करे थे टू इम्प्रूव सीसीआई कंडीशंस आफ्टर चाइल्ड अब्यूज इंसिडेंट्स। ऐसे भी इंसिडेंट्स दिखे गए हैं कि ऐसे सेंटर्स में चाइल्ड अब्यूज भी होता है, ठीक है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के लिए गाइडलाइंस जारी किया था हमारी जुडिशरी दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है, समझ आ गया होगा। ये इनरिचमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज वेरी गुड आर्टिकल, बहुत इंफॉर्मेशनल है और इसको तो मैंने बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है। अब देखो सिंपल है ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, जीएस2 हेल्थ, ओके, न्यूट्रिशन, इस पर्सपेक्टिव से अगर मेंस में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसी चीज़ पे मतलब जोर दूंगा। एवरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ बीन कवर्ड। सो कंटेक्स्ट ये है कि इंडियाज इवॉल्विंग फूड सिस्टम डिमांड्स अ शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। एक तरफ फूड सिक्योरिटी है, मतलब हमारा पेट भर रहा है, खाना मिल रहा है हमें, लेकिन क्या हम जो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस भी है? तो हम अब उस तरफ मूव कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की तरफ मूव कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने अचीव कर लिया, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए जो नई चीज़ें आ रही हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल में, थ्रू फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स। दो चीज़ें हैं, फंक्शनल फूड्स क्या है इसको देखेंगे, एंड स्मार्ट प्रोटीन्स क्या है। सो फंक्शनल फूड्स क्या है, एनरिच फूड्स दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, ठीक है। ऐसे फूड्स जो एनरिच्ड हैं
मतलब कि हमारे हेल्थ को प्रमोट करते हैं और डिजीज से भी लड़ते हैं, उसको फंक्शनल फूड्स कहते हैं। जैसे विटामिन इनरिच्ड राइस जो होता है, ठीक है, ओमेगा 3 जो है वो इनेबल्ड बाय न्यूट्रियो जेनोमिक्स, ये साइंस न्यूट्रीजेनोमिक्स, ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन, 3D फूड प्रिंटिंग एंड बायो प्रोसेसिंग। सो फंक्शनल फूड्स इन प्रोसेसेस के थ्रू बनाया जाता है। बायो फोर्टिफिकेशन तो आपको पता ही होगा कि चाहे हाई जो इल्डिंग वेराइटीज होते हैं उसको ब्रीड करा के जो फूड ये प्रिपेयर किया जाता है, या जो क्रॉप्स जब वो हार्वेस्ट होता है उससे पहले ही हम उसको इनरिच कर देते हैं, तो इसी को बायो फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। मतलब मल्टीपल तरीके हैं। 3D फूड प्रिंटिंग जो नई टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज़ करेंगे। बायो प्रोसेसिंग की बेसिक्स आपको पता है। न्यूट्रियोजेनोमिक्स मतलब कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम जो है ना जीन लेवल पे जो चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए फंक्शनल फूड्स उगाए जाते हैं, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बेसिक है, समझ गए कि दो चीजें हैं कि एक तरफ प्रमोट हेल्थ करता है, दूसरा प्रिवेंट करता है डिजीज से। देन वी हैव स्मार्ट प्रोटीन्स। एक तो ये हो गया फंक्शनल फूड्स एंड दूसरी जो बात है वो स्मार्ट प्रोटीन्स की हो रही है इस आर्टिकल में। तो बायोटेक सोर्स्ड प्रोटीन अल्टरनेटिव्स, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सोर्स जो है ना प्रोटीन का, उसको मतलब कि उसका ऑल्टरनेटिव, उसको हम स्मार्ट प्रोटीन्स कह रहे हैं। सो प्लांट बेस्ड हो सकता है प्रोटीन्स, जैसे स्ट्रक्चर्ड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लेग्यूम्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स टू मिमिक मीट, डेयरी। तो सबसे बड़ा ट्रेडिशनल सोर्स क्या है प्रोटीन का? मीट, चिकन, मटन, जो ये गोट मीट होता है। देन वी हैव एग्स, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो ये ट्रेडिशनल हुआ। अब इसको हम ना एक तरह से ऑल्टरनेटिव इसकी तैयार कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और जब डिमांड बढ़ेगा एंड यू नो कि जो पोल्ट्री होती है, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, पॉल्यूशंस भी बहुत होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए उसको अगर मास लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है तो वो सही नहीं होता। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन खोजा जा रहा है। और इंडिया जहाँ पे कल्चर ऐसा है कि हम आइडियली देखते हैं ना कि हम वेजिटेरियन हर कोई बनना चाहता है, तो अगर हम प्लांट्स से प्रोड्यूस किए हुए प्रोटीन को यूज़ करेंगे तो वो चीज़ भी हम एक तरह से अचीव कर पाएंगे। जो लोग आइडियली ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, लगभग लोग सोचते हैं, ठीक है। सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन, फर्मेंटेशन के थ्रू डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड देन कल्टिवेटेड मीट, इस तीनों प्रोसेस के थ्रू जो एनिमल सेल्स, जो आपको एनिमल का ही प्रोटीन मिलेगा बट उस तरीके से नहीं ट्रेडिशनली। आप ना जो बायो रिएक्टर्स होता है, सेल्स जो है ग्रोन किया गया है, मतलब कि एक तरह से लैब में उसी को मतलब एज अ मीट यूज किया जाएगा, ठीक है। सिंगापुर जैसी कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। चलते हैं, वाई इंडिया नीड दिस। इसका रीजन क्या है? देखो, प्रोटीन इंटेक या न्यूट्रिशियस जो फंक्शनल फूड है उसकी जरूरत क्यों है? तो इंडिया 1/3 ऑफ द चिल्ड्रेन मेल न्यूट्रिस्ड है इंडिया में। एडल्ट प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव्ड बट स्टिल इनएडिक्वेट एंड अर्बन रूरल गैप है। देखो प्रोटीन का जो है ना, अर्बन में अगर कहो तो जिम जो जाते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी जाते हैं, तो यस उनके वो बहुत बात करते हैं प्रोटीन इंटेक के बारे में, लेकिन जनरली अगर देखो तो उतना नहीं है अवेयरनेस अबाउट प्रोटीन। ऑल्सो रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो इस पर्सपेक्टिव से हमें ज़रूरत है। ऑल्दो एडल्ट प्रोटीन इंटेक बढ़ा है बट आगे इसकी और ज़रूरत है, मतलब कि जो हम टारगेट सोच रहे हैं 1/3 जो बच्चे मेल न्यूट्रिस्ड हैं उनके लिए भी। सो मूव फ्रॉम फिलिंग टू न्यूट्रिएंट डिफेंस फूड्स, ठीक है। प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन, मतलब फिलिंग का मतलब पेट भरने से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ऑल्सो हमें ज़रूरत है इसकी। एंड लाइफ स्टॉक हैवी डाइट्स एड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट स्ट्रेस। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि क्या इशू होता है लाइफ स्टॉक हैवी डाइट्स, मतलब उसके थ्रू जब हम जो प्रोटीन इंटेक करते हैं। ऑल्सो इस आर्टिकल में एक और खूबसूरत बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं फॉर फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, ठीक है। इसको आप जॉट डाउन कर सकते हो, आपके मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर इंडियाज बायो इकोनॉमी स्ट्रेटजी, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बायरेक कह सकते हो, इन्होंने फंड प्रोवाइड कराया है और फोकस किया जा रहा है बायो फोर्टिफाइड फूड्स पे। स्मार्ट प्रोटीन सेक्टर है जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, सपोर्टेड बाय सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड गुड फूड इंस्टीट्यूट इंडिया। एंड बाय 2023 एक जो डेटा है
स्मार्ट प्रोटीन को लेकर कि इंडिया जो प्रोटीन इनटेक था बाय 2023, देखो तो जस्ट गिव मी ए मिनट, हाँ ये रहा। स्मार्ट प्रोटीन जो है ना हमारे इकोसिस्टम में एस्टिमेटेड 377 प्रोडक्ट्स हम प्रोटीन के ले रहे थे इंडिया में, जिसमें से 70 2023 में ही स्मार्ट प्रोटीन था। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है। देन वी हैव जो ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें इन दोनों को लेकर, फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन को लेकर, तो चाइना ने फोकस करा है कि फार्म टू फॉर्क स्ट्रेटजी उनकी है। ठीक है, देन वी हैव यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल, जापान भी है, सिंगापुर भी है। ठीक है, इसको आप बेस्ट प्रैक्टिसेस में या अच्छे एग्जाम्पल्स के रूप में यूज कर सकते हो। लैब ग्रोन मीट की मैंने सिंगापुर की पहले ही बात की। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब कि हेल्थ बेसिस पे तो है ही, इकोनॉमिक बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। तो फंक्शनल फूड जो है ना, स्मार्ट प्रोटीन्स कैन बोल्स्टर जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको तो करेगा ही, अचीव करने में मदद करेगा ही, साथ साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबल प्लांट बेस्ड मार्केट 2030 में 85 बिलियन से 240 बिलियन होने वाला है। और इंडिया इतना बड़ा एग्रीकल्चरल हब है, सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री है, तो हम ना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ अपने लिए, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इंडिया कैन सप्लाई एंड क्रिएट जॉब्स इन एग्री, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इसमें रिस्क हैं एंड वे फॉरवर्ड भी दिया है ऑथर ने। तो रिस्क एंड चैलेंजेस क्या हैं कि इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग गैप है। ठीक है, रिस्क ऑफ अनवेरीफाइड मिस लेवल्ड प्रोडक्ट्स, नीड जो है वर्कफोर्स अप स्किलिंग की ज़रूरत है। ये सब बहुत कॉमन जो है पॉइंट्स होते हैं, कहीं भी हम चिपका सकते हैं। पॉसिबल मार्केट कॉन्सेंट्रेशन एमॉन्ग लार्ज फर्म्स। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने ही इसको कब्जा, मतलब उनका ही कंट्रोल है, जो है डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। एंड देन वी हैव पब्लिक ससेप्टिसिज्म जो है लैब ग्रोन फूड्स को लेकर, बहुत नेगेटिव है कि क्या होगा, कैसा होगा, टेस्ट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती हैं। और अभी ये सारी चीज़ें डेवलप होनी है। एंड व्हाट इंडिया शुड डू, तो जो फसाई है ना, FSSAI लेड नेशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। प्रिसाइज डेफिनेशन होना चाहिए, सेफ्टी इवैल्यूएशन, लेबलिंग फॉर फंक्शनल एंड ऑल्टरनेटिव प्रोटीन फूड्स, ये हमें पहले तय करना पड़ेगा। प्रिसाइज डेफिनेशन की ज़रूरत है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि फंक्शनल फूड्स किसको कहेंगे, जो है स्मार्ट फूड्स किसको कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की बात है, सो दैट कोहेरेंट पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, एंड पब्लिक एजुकेशन, ये 4-5 पॉइंट्स है जिससे कि हम फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन्स को एग्जैक्टली इंडिया में इसको मतलब कि जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको ला पाए। ठीक है, सो अटेंडेंस नॉर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट आया है। जो अटेंडेंस को लेकर जो बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है, आप लोगों को पता है, उसी से रिलेटेड एक बच्चे ने सुसाइड करा था, सुशांत रोहिला 2016 में, तो उसी को लेकर एक जजमेंट आया है। तो कोर इशू क्या है इस जजमेंट में कि नोट द अटेंडेंस परसेंटेज इटसेल्फ, अटेंडेंस परसेंटेज पे फोकस नहीं किया जा रहा है, बट उसका जो मैनर है, बट द मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, जिससे बच्चों को रोका जाता है एग्जाम देने के लिए। और ये इंसिडेंट लॉ स्कूल से रिलेटेड था, तो इसको मतलब कि बहुत दिनों से ये न्यूज़ में था, तो अभी इस पे जजमेंट आया है, तो और क्लैरिटी मिली है। और हो सकता है इसके बाद चेंजेस लाए जाए यूनिवर्सिटीज़ में, खास करके लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। तो फोकस जो है ना अटेंडेंस पर नहीं है, अटेंडेंस को लेकर कैसे इन्फोर्स किया जाता है। तो यूनिवर्सिटीज आर पब्लिक अथॉरिटीज, देयर डिसीजंस, जो कोर्ट के की ऑब्जर्वेशंस है ना दिल्ली हाई कोर्ट के, और तो क्या आया है वही हम देख रहे हैं। यूनिवर्सिटीज आर पब्लिक अथॉरिटीज, देयर डिसीजन मस्ट एडहियर टू द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। इन दो आर्टिकल्स पे जो है वो इस जजमेंट को दिया गया है सेंटर में रखकर कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, जब आप अटेंडेंस से रिलेटेड एग्जाम नहीं देने देते हो बच्चों एट दैट टाइम, सो इन चीज़ों को कंसीडर करना है। और आर्टिकल 21 भी है कि डिग्निटी एंड मेंटल वेलबींग भी इंश्योर करना है बच्चों का। सो मैकेनिकल जो डिबार्मेंट होता है ना, विदाउट काउंसलिंग, प्रायर नोटिस, यही बोला ना, मैनर पे ज़्यादा फोकस था। कि ये नहीं कि 70% जो होता है या 65%, रूल 12 है। ठीक है, रूल 12 ऑफ लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 रिक्वायर्ड 70% अटेंडेंस एंड रिलैक्सेबल 65% इन एक्सेप्शनल केसेस। तो बच्चों के लिए ये रूल है 12। ठीक है,
सिक्स जो रूल है उसका लीगल एजुकेशन रूल नाम है। अब इसमें क्या है ना, 70% अटेंडेंस होनी चाहिए और एक्सेप्शनल केसेस में 65% होनी चाहिए, तब आपको एग्जामिनेशन दिया जाएगा। तो ये तो क्या है, अटेंडेंस परसेंटेज की बात है, बट मैनर पे हमें फोकस करना है कि आपको ना काउंसलिंग बच्चों को देनी है, प्रायर नोटिस देनी है और अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन वायलेट्स प्रोसीजर फेयरनेस। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए, तब आपको एक जो बच्चों को बार किया जाता है वो बाद में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो एकेडमिक ऑटोनॉमी एग्जिस्ट बट मस्ट ऑपरेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, ये भी बताया है कोर्ट ने, ये एक तरह से डायरेक्शन दिया है। समझ आ गया, चलते हैं। आदित्य L1 जो है इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, जिसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में हमारे श्री हरिकोटा से, और PSLV C57 ने इसको लॉन्च किया था। इंडियाज मेडन सोलर मिशन आदित्य L1। अब इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन आया है, तो क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड नासा भी इन्वॉल्व है, हैव मेड द फर्स्ट एवर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन CME। हम देखेंगे क्या है CME, अच्छे से देखेंगे। इन द विजिबल वेवलेंथ रेंज यूजिंग VELC जो है इसको भी देखेंगे। अब्रॉड इंडियाज आदित्य L1 मिशन। सो इस मिशन को जो भेजा गया है इसमें कुछ स्टडी आई है सामने, अलॉन्ग विद दैट हम इन दोनों चीज़ों को भी पढ़ेंगे, तो इन्हीं स्टडी को हम देखेंगे, ठीक है। दिस मार्क्स द फर्स्ट डिटेल स्टडी ऑफ CME पैरामीटर्स वेरी क्लोज टू द सन सरफेस। पहला ऐसा डिटेल स्टडी आया है CME पैरामीटर्स। क्या है CME, देख ही लेते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन CME, मैसिव बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलीज फ्रॉम द सन्स कोरोना इनटू स्पेस। आपको पता है सन जो है, अगर जानते होंगे तो जो आउटर एटमॉस्फेयर है ना सन का, उसको हम सन्स कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो है, एक मिनट पहले इसको हटा लूं। हाँ, सो मेसिव बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलीज फ्रॉम द सन्स कोरोना इनटू स्पेस, इसको बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। जो प्लाज्मा आपको पता है वन ऑफ द स्टेट्स है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो रिलीज होता है इसी को हम कोरोनल मास इंजेक्शन इजेक्शन कहते हैं। एंड कैन इम्पैक्ट अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, हमने पढ़ा ही होगा, causing geomagnetic storms, affecting satellites and communication power grids। इन सब पे असर पड़ता है सन के मैग्नेटिक फील्ड से। और जब हम कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी और स्टडी जो बेटर होगी, और इस तरीके से हम अपना प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये सिग्निफिकेंस है, इसलिए इसको भेजा गया है। अब व्हाट इज VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ये भेजा गया था आदित्य L1 के साथ ही। डेवलपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। पर्पस क्या था, ऑब्जर्व सन्स कोरोना, ये यहीं से आया ना, एंड मेजर्स पैरामीटर्स सच एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनर्जी, मास, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ CMEs। जो कोरोनल मास इजेक्शन है इसको स्टडी करेगा, उसकी डेंसिटी को देखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। ये सारी स्टडी को मैंने अच्छे से मार्क कर दिया है। इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। हमें पता होना चाहिए कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, VELC क्या है, आदित्य L1 मिशन क्या था। अब इतना डेप्थ में हर एक ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे, 6 पॉइंट्स निकल के आए तो ये याद रहेगा नहीं, ठीक है। तो जो VELC था उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव यही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रीड करेगा, एनर्जी मास को रीड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ CMEs, मतलब जो कोरोनल मास इजेक्शन के अंदर ये चीज़ें हैं ना, इनको स्टडी करेगा। एक और यूनिक फीचर है कि प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स अ डे फ्रॉम द सन अर्थ लैग्रेजियन पॉइंट। आपको पता है लैग्रेजियन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे ऐसा मतलब कि कह लो लोकेशन कह लो स्पेस में, जहाँ पे ना दोनों ग्रेविटेशनल बॉडीज के बीच में एक लोकेशन होता है, 2 या 2 से अधिक से भी हो सकता है, जहाँ पे मिनिमम ग्रेविटेशनल पुल लगे, ठीक है। तो वहाँ वो जो बैलेंस हो पाना उसका सबसे ईजियर होता है, इसी को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। तो यहीं पे प्लेस किया गया है आदित्य L1 को। ओके, सो VELC के लिए और इजी हो गया कि वो ऑब्जर्व जो है ना इस तरीके से 24/7 जो है प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। फाइन, तो स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो स्टडी हो रही है कि फर्स्ट विजिबल रेंज स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ CME नियर अर्थ सरफेस, ऐसा पहला स्टडी हो रहा है जो अर्थ सरफेस के नियर है, मतलब कि कोरोनल मास इजेक्शन को अर्थ सरफेस के जो नियर है उस इतना नियर जाके इसको स्टडी किया जा रहा है। सेकेंड थिंग,
प्रोवाइड्स एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ CME मास, स्पीड एंड टेम्परेचर। आप समझ रहे हो ना CME क्यों हम इतना बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं? इससे क्या होता है, हमारा अर्थ का एटमोसफेयर, जो मैग्नेटोस्फेयर है, ये सब इम्पैक्ट होता है, ठीक है। विल हेल्प अंडरस्टैंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सन कोरोना टू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। हाँ, सन से भी जो एनर्जी निकलती है उसको भी स्टडी करने में ईजियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हम समझ गए CME, हम समझ गए VELC, हम समझ गए आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास ये आर्टिकल है, साइंस वाले पेज पे 2 आर्टिकल्स थे। एक था COP30, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड देन सेकेंड आर्टिकल वाज दिस वन। COP30 को एक्सपेक्टेशंस के नज़रिए से ना देख के आई थॉट कि जब इस पे पूरा हो जाएगा ना, मतलब कि मीटिंग्स हो जाएगी, क्या निकल के आए तब स्टडी करेंगे तो मच बेटर होगा। सो आई लेफ्ट दैट आर्टिकल। आज हमने इस आर्टिकल को चूज किया। अब ये आर्टिकल क्या है कि ग्लोबल क्लाइमेट साइंस फाइंडिंग्स अभी आई है, हाईलाइटिंग द वार्मिंग सी लेवल राइज एंड इकोसिस्टम लॉस आर एक्सेलरेटिंग फास्टर देन द प्रोजेक्टेड बाय IPCC। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, बहुत हाई रेट पे हो रहा है, ठीक है। तो इसी के स्टडी को मतलब कि नाम दिया गया है ग्लोबल क्लाइमेट साइंस फाइंडिंग्स, जो कि 2023 से 25 के बीच में स्टडी किया गया है। और ये सारे की पॉइंट्स जो है ना, आप मेंस में जो है अपने पॉल्यूशन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टडी को आप यूज कर सकते हो। फाइन। और देखो, दैट फाइंडिंग्स वाज पार्ट ऑफ स्टडी दैट अपडेटेड बेसलाइन डेटा यूज्ड इन द साइंस रिपोर्ट्स डन एवरी ईयर्स बाय द UN पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो कितना ये इंपॉर्टेंट रखता है। हमें क्या है, सारे पॉइंट्स को देखने हैं। और एक और प्रीलिम्स के लिए टिपिंग पॉइंट है, जैसे कि वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछा गया है तो इस पे भी आ सकता है। क्या है टिपिंग पॉइंट, ठीक है। 4, 5 एंड 6 ये फाइंडिंग्स देखेंगे, अगर होता है तो आप इसको जॉट डाउन कर लेना। पहला है ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो है वो 0.27 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड हो रहा है, ठीक है। नियरली 50% फास्टर देन इन, जब 1990 से 20 के बीच में जितना टेम्परेचर बढ़ा उससे 50% ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। सेकेंड है टोटल वार्मिंग की अगर बात की जाए तो अर्थ हैज़ ऑलरेडी वार्म्ड 1.3 से 1.4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम स्टडी में ये निकल के आया कि अर्थ, हम 1.5 पे लिमिट करने वाले थे ना, थ्रेशोल्ड यही रखा था ना, 1.3 1.4 के आसपास हो ही गया है। दूसरा 1.5 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज होगा वो तो 2030 तक ही हो जाएगा, ठीक है। सी लेवल राइज की बात की जाए तो एवरेज 4.5 मिलीमीटर पर ईयर हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जॉट डाउन कर लेना, बाद में आपको पता चलेगा एनवायरनमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट डेकेड, एक 10 सालों में इतना बढ़ा है। पर अगर बात की जाए 20th सेंचुरी में तो एवरेज क्या रहा था, 1.85 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रहा था। ये 4 पॉइंट देखो कितना, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कह सकते हो, 4 टाइम्स से थोड़ा कम होगा। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना, रिस्क ऑफ डाई बैक, मतलब कि ये टर्निंग इनटू सवेना। आपको पता है सवेना जो इकोसिस्टम है या बायोम है, क्या है, वहाँ पे स्कैटर्ड ट्रीज हैं और वाइल्ड फायर बहुत कॉमन है। तो अमेजोन बीइंग अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ना, ऐसा स्थिति हो गया कि वो सवेना की तरह वो कन्वर्ट होने की चांसेस हो रहे हैं। इफ वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूड बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस। देन पोलर रीजन्स की भी स्टडी हुई। Arctic and Antarctic ice melt exposes darker water, absorbing more heat and accelerating warming, ठीक है। वाइल्ड फायर्स भी बढ़ गए हैं, अराउंड 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है बर्न ग्लोबली, ये वाइल्ड फायर्स की वजह से, जंगल में जो आग होती है। और साइज कितना है उसका, इंडिया नॉर्वे को मिला दो तो उसके बराबर होगा। और डेडली हिट की बात की जाए तो हीट रिलेटेड लॉसेस एक्सीडेड 1 ट्रिलियन इन 2024, प्रोडक्टिविटी ड्रॉप्स टू 2.2 to 3% पर डिग्री सेल्सियस एबव 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, टिपिंग पॉइंट क्या होता है। अ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट इज अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वेयर अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर और स्ट्रेस कॉजेज अ लार्ज पोटेंशियली इरिवर्सिबल चेंज इन टेम्परेचर। एक ऐसा मतलब कि कह लो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जहां से अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो इरिवर्सिबल होगा, जो चेंजेस आएंगे अर्थ पे। जैसे इसका एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स पे।
मतलब कि आप बाद में अगर टेम्परेचर कम भी कर लो ना, तो भी जो चेंजेस आ गए ना वो बदलने वाले नहीं है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है warm water coral die offs from the marine heat waves, the first recorded climate tipping point where corals may not recover even the temperature later stabilize। ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। बहुत सिंपल है ये, जो आइनी एयरबेस है वो न्यूज़ में है, देख लेते हैं। ये तजाकिस्तान में है और 1990s में इंडिया जो है ना यहाँ से, मतलब इंडिया का एयरबेस था ये, लेकिन 2022 के बाद हम यहाँ से चले आए। मतलब इंडिया का एयरबेस एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन तजाकिस्तान में था, यहाँ से हमने छोड़ दिया। अब इसकी लोकेशन अगर देखो, दिस इज आइनी बेस, ये रहा, मतलब एंड ये है वखान जो कॉरिडोर है अफगानिस्तान में। देखो यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान का, ये पीओके भी कह सकते हो, ये जो रीजन है। एक मिनट, ये मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। आइनी एयरबेस इंडिया का हुआ करता था 1990s में, जब तालिबान के अगेंस्ट जो नॉर्थ जो मतलब यूरोपियन लेड कह लो या अमेरिकन लेड जो फोर्सेस एक्शंस ले रहे थे, तो इंडिया ने भी एक एयरबेस लिया था तजाकिस्तान में लीज पे। वहाँ से ऑपरेशनलाइज मतलब कह लो एयरबेस था। 2021 तक वो चला, तब तक जो है हमने इसको डेवलप किया, और 2021 में जब पोस्ट तालिबान लोग जब भाग रहे थे तो हमने इवैक्यूएट करने में इसी एयरबेस का यूज़ किया था। लेकिन 22 के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब कि उसको बढ़ाना था, वो लीज को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं हो पाया। 2-3 रीजन्स हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है चाइना का रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चाइना नहीं चाहती थी कि तजाकिस्तान, मतलब चाइना रसिया दोनों का नाम कह लो, कि इंडिया यहाँ पे रहे। क्यों? रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके लिए ये मतलब इंडिया यहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट का भी फोकस जो है ना वो किधर की ओर आ गया है, जो इंडियन ओशन रीजन है ना IOR की तरफ आ गया है। और उस खास करके जो एगालेगा आइलैंड्स हैं मॉरिशस के मतलब कंट्रोल में, ये आइलैंड, यहाँ पे हम अपना जो है नेवी बेस कह लो उसको डेवलप कर रहे हैं। 2 आइलैंड्स हैं, तो यही हमें समझना था कि आइनी एयरबेस कहाँ, तजाकिस्तान में है। वखान कॉरिडोर आपने देखा, सी पैक आपने देखा, आपने एगालेगा आइलैंड्स देखा। फाइन, तो ये है आपका आज का करेंटली। लास्ट थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, हमारे TDF का क्वेश्चन है कि हैज प्रिवेंटेड द पार्लियामेंट अ क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बिकमिंग द मास्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट क्या है? क्रिएचर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने क्या किया? पार्लियामेंट को क्रिएचर ही रहने दिया, ना कि बना दिया मास्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, यही एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉज, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यहाँ पे यूज करना है। फाइन, क्वेश्चन का डिमांड समझ गए कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे पार्लियामेंट को क्रिएचर ही रहने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द क्रिएचर है, ना कि मास्टर बनने दिया। फाइन, चलते हैं। क्वेश्चन का कोड डिमांड समझ गए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में बात कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अरेंजमेंट है, डॉक्ट्रीन है, एंड देन जो है मेन थिंग है हमें दिखाना है, मेन कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बॉडी में हम दिखा सकते हैं डिफरेंट केस लॉज से कि कैसे पार्लियामेंट ने जब अपने पावर्स बढ़ाने की कोशिश की तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया और उसको मास्टर नहीं बनने दिया। तो एक तरह से क्रोनोलॉजिकली आप आगे बढ़ सकते हो। फाइन, एंड क्रिटिसिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर के अगर 1-2 पॉइंट्स 3 पॉइंट निकाल पाओ तो वो डाल दो, एंड फिर कंक्लूड कर दो पॉजिटिव सेंस में कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर, ऑल्दो इस पे वाद विवाद होता है, लेकिन कैसे हेल्प किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो है बरकरार रहे। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करेंगे। हम टॉपर्स की कॉपी देख लेते हैं, और उसमें खास करके मुझे ये बताना था कि जो ये बहुत सुंदर से इस आंसर को लिखा गया है। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट यूजिंग जुडिशियल रिव्यू का पावर था। इंट्रो देखो कितना सुंदर है, और इवोल्यूशन को भी इंक्लूड किया इन्होंने। सो जस्ट सी, सुप्रीम कोर्ट यूजिंग जुडिशियल रिव्यू इंस्पायर्ड फ्रॉम द टेटरिच कॉर्नार्ड
मतलब एक जर्मन इंडिविजुअल है, उन्होंने ही इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात की थी, तो उन्हीं से इंस्पायर है। तो पहले इन्होंने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू की बात कर दी, इंस्पायर, एंड देन एक तरफ जुडिशियल रिव्यू था, एक्सप्लिसिट नहीं है बट इम्प्लिसिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंडली इन्होंने डेटरिच कॉनार्ड, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, बिल्कुल इसको जॉट डाउन कर लेना कि मैंने बता दिया है कि इन दोनों के थ्रू ना सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का इजाद किया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन का, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, सो दैट कि सेफगार्ड हो फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना सुंदर करो, देखो। उसके बाद इन्होंने इवोल्यूशन को भी दिखा दिया कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुई। पहले शंकरी प्रसाद केस 1951 में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सज्जन सिंह केस आया, गोलकनाथ केस आया, जिसमें कहा गया कि कोई अमेंडिंग पावर नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। ओके, देन वी फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। देन वी हैव केशवानंदन भारती केस, इन्होंने बैलेंस कर दिया कि हाँ बिल्कुल हो सकती है बट लिमिटेशन है, और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर शुरू होता है। अभी जो क्वेश्चन का कोड डिमांड है ना, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर पे बात हो रही है। यहाँ से कि कैसे पार्लियामेंट को मास्टर बनने से रोका गया, यहाँ पे इवॉल्व होगा ये पूरा जो है। मिनर्वा मिल्स केस देखो हर एक में होगा, SR बोमाई केस, फाइन। फेडरल बैलेंस बना रहे, सेक्युलर नेचर बना रहे। देन इंदिरा गांधी जो राजनारायण केस है, इलेक्शन कमीशन को लेकर होगा, सेपरेशन ऑफ पावर को खास करके, मतलब फेयर इलेक्शन हो सके। IR जो कोयलो केस है कि पार्लियामेंट ब्लैंकेट जुडिशियल रिव्यू को लेकर, तो ये सारे केसेस को इन्होंने क्रोनोलॉजी दिखा दिया और लिमिटेशन भी दिखा दी बेसिक स्ट्रक्चर को, कि यहाँ पे ये बहुत सुंदर पॉइंट है, रेस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट्स पावर टू यूज अकाउंटेबिलिटी फॉर जुडिशरी। अब जुडिशरी को अकाउंटेबल कौन बनाएगा, उस चीज से जुडिशरी ने खुद को ही मतलब बचा लिया फ्रॉम पार्लियामेंट ने जो लाया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अच्छी बात तो नहीं है ना, हर एक ऑर्गन को अकाउंटेबल बनना है, ठीक है। उसी तरीके से पार्लियामेंट ने कुछ चीजें अल्टर करवा दी, तो उसको भी इन्होंने दिखा दिया, एंड देन फिर कंक्लूड कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है प्रूव्ड एन पैलेडियम ऑफ लिबर्टी इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन सी ऑफ जो अथॉरिटेरियनिज्म। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में देखो अगर, तो ये भारत को छोड़ के लगभग सारी कंट्री जो उन्होंने डेमोक्रेसी अपनाई थी वो सब फ्लॉप हो गए, तो उस चीज़ को भी इन्होंने दिखाया थर्ड वर्ल्ड में। सो यही है, आप लोग अपनी कॉपी 7 to 9 TTF को सबमिट कर सकते हो हमारे डेडिकेटेड 2026 के ग्रुप का, जिसका लिंक इस वीडियो के सेकंड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप पहुंच सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड हम मिलते हैं कल। आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।